गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप सभी को ईद की अग्रिम शुभकामनाएं, एडवांस में हार्दिक बधाई। स्टूडेंट्स, इसके लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से निषेचन के बाद में जो एंडोस्पर्म है वो बनता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने चर्चा की थी कि ये जो बीजांड है ना, बीजांड में निषेचन के बाद में एक तो जो भी प्रतिमुखी कोशिका है ना, ये कौन सी है? प्रतिमुखी कोशिका। ये क्या हो जाती है? ये आपके नष्ट हो जाती है। कब? निषेचन के बाद में। देन हमने देखा कि जो सहायक कोशिका है, ये क्या है? ये है आपके सहायक कोशिका। और ये भी क्या हो जाती है? ये भी आपके नष्ट हो जाती है। कब? निषेचन के बाद। राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, निषेचन के बाद में आपके प्रतिमुखी जो कोशिका है और सहायक जो कोशिका है, ये नष्ट हो जाती है। देन फिर हमने देखा कि इनके अंदर जो यहां कौन था भाई? यहां दो केंद्रकों वाली एक स्ट्रक्चर थी, जिसको हमने देखा था। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं फ्रेंड्स एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं मेरे साथियों? इनको कहा जाता है एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष। क्या कहते हैं दोस्तों? भ्रूणपोष। राइट, समझ रहे हो? अब कहोगे कि सर आपने भ्रूणपोष क्यों लिखा? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहां ये जो कोशिका थी ये विकसित हो जाती है ना, ये अब आपके चेंज हो जाती है। ये चेंज होकर के और क्या बना लेती है? ये चेंज होकर के आपके बना लेती है भ्रूणपोष। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां सीधा भ्रूणपोष लिखा है, क्योंकि हमने पीछे के वीडियो में एकदम अच्छे से हमने देखा हुआ है। क्लियर? चलो, तो देखिए फ्रेंड्स, भ्रूणपोष बन गया। अब रहा कि इसी समय ये नीचे की जो कोशिका थी जिसको कहा गया अंड कोशिका, यानी कि एग सेल। और अब ये एग सेल नहा रह करके निषेचन के बाद में अब ये क्या बदल जाती है? ये बदल जाती है आपकी दोस्तों भ्रूण में, यानी कि एम्ब्रियो में। किसमें? एम्ब्रियो में। राइट। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक जाइगोट जो है वो भ्रूण में, यानी कि फल या बीज में बदलता है। क्लियर? चलो, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आज बात कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भ्रूणोद्भव, है ना? सॉरी, आज का अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करें तो इसको कहते हैं भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी अगर परिभाषा लिखूं तो भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, है ना? तो देखिए, भ्रूण के विकसित या विकास, है ना, विकसित होने की भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं।
भ्रूणोद्भव कहते हैं। राइट, तो भ्रूण के विकसित होने है ना, विकसित होने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्लियर? तो कंप्लीट जो प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है, उसका विकास होता है ना, अ कंप्लीट प्रोसीजर इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। अ कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। चलो अब बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस होता कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, एम्ब्रियोजेनेसिस में आप देखेंगे कि निषेचन के बाद में, है ना, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि देखो होगा क्या कि अंड कोशिका प्लस नर युग्मक, राइट, अंड कोशिका नर युग्मक, अंड कोशिका आपकी अगुणित, नर युग्मक भी अगुणित, जब ये मिलते हैं तब बनता है युग्मनज। क्या बनता है साथियों? युग्मनज, यानी कि एक टू एंड स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं साथियों आपके जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट, राइट। और यही जाइगोट अब आपके किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। किसमें? भ्रूण या एम्ब्रियो में। तो दोस्तों आज हम इसके बीच की ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक जाइगोट यानी कि युग्मनज भ्रूण में तब्दील हो जाता है। राइट, चलो तो इसको हम देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भव। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि स्टार्टिंग अगर बात करें तो ये एक जो डिप्लॉयड सेल है इसको कहते हैं आपके टू एंड जाइगोट। क्या कहते हैं? युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। राइट। अब देखिए ये जो जाइगोट या जो युग्मनज है, ये ध्यान रखना फ्रेंड, सबसे पहले आकार में वृद्धि करता है। क्या करता है दोस्तों? ये आकार में वृद्धि करता है। तो देखिए क्या होता है? युग्मनज आकार में वृद्धि करता है। जैसे ही ये आकार में वृद्धि कर जाता है मेरे साथियों, अब इसको कहते हैं oospore। क्या कहते हैं? oospore। क्या कहते हैं? oospore कहते हैं। राइट, कुछ नहीं है, ये जाइगोट ही है बट आकार इसका जो है वो बढ़ जाता है। अब ध्यान रखिए, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अब इसमें विभाजन होता है। क्या होता है? एक विभाजन। क्या होता है दोस्तों? एक विभाजन। तो जैसे ही दोस्तों इसमें एक विभाजन होता है, इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि इनके अंदर दो कोशिकाएं बन जाती है। कितनी कोशिका बन जाती है? दो कोशिका बन जाती है, जिसमें ऊपर वाली जो सेल है, ऊपर वाली सेल को कहते हैं दोस्तों शीर्ष कोशिका या शीर्षस्थ कोशिका, राइट। और जो नीचे वाली है उसको कहते हैं दोस्तों आधारीय कोशिका। क्या कहते हैं? आधारीय कोशिका यानी कि बेसल सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं आपके बेसल सेल, और इसको कहते हैं आपके दोस्तों एपिकल सेल, राइट। अब देखिएगा ये जो आधारीय कोशिका है दोस्तों, तो इसको आप निलंबक कोशिका भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? या इसको और क्या कह सकते हैं? निलंबक कोशिका भी इसको कहा जाता है, यानी कि सस्पेंशन सेल भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो शीर्ष कोशिका है, इसमें लगातार फिर अगेन विभाजन होगा, है ना। शीर्ष कोशिका में भी विभाजन होता है, और जो आधारीय कोशिका है उसमें लगातार संयुक्त विभाजन होता है, राइट। तो देखिए, तो यहां अपन बात करते हैं कि
बेसल सेल में ना, बेसल सेल्स में है ना, या इसको क्या कहते हैं सस्पेंशन सेल। तो सस्पेंशन सेल में लगातार क्या दोस्तों, लगातार कोशिका विभाजन होता है। अभी क्या होता है, लगातार कोशिका विभाजन। तो देखिए दोस्तों, जब इसमें लगातार कोशिका जब विभाजन होता है, लगातार कोशिका विभाजन होता है, जबकि जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल में केवल एक ही विभाजन होता है, जो कि इस तरीके से है ना। तो यहां बात करता हूं कि एपिकल सेल में केवल एक विभाजन। क्लियर दोस्तों, एपिकल है ना, ऐसी लिखा है मैंने शॉर्ट में कि एपिकल सेल में केवल एक विभाजन, जबकि सस्पेंशन सेल यानी कि आधारी कोशिका में लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। राइट। तो देखिए, तो पहले जो शीर्षित कोशिका है उसके ऊपर हम बात करें कि जो एपिकल सेल है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, एपिकल जो सेल है इस तरीके से। पहले ये एक कोशिका थी, एक से ये कितनी कोशिका तब्दील हो गई, ये 1 2 3 और 4, 3 और 4। इसी समय ध्यान रखना दोस्तों कि सस्पेंशन सेल में लगातार कोशिका विभाजन हो रहा है। तो देखिए, ये एक सेल बन जाती है, दूसरी सेल, तीसरी सेल। तो ये जो प्रोग्राम है लगातार चलता रहता है। राइट। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अब इस पर्टिकुलर इस पूरे सेल को ही क्या कहा जाता है, अब इसको सस्पेंशन सेल ही कहते हैं। अब क्या कहा गया इसको, सस्पेंशन सेल। इसको पहले कभी आधारी कोशिका कहा जाता था। तो आप इसको आधारी कोशिका या सस्पेंशन सेल कह सकते हैं, लेकिन यहां अब आप इसको क्या कहोगे, आधारीय कोशिका। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसी कंडीशन जिसमें भ्रूण के अंदर 4 कोशिकाएं हों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए अभी ये एक सेल थी, इससे 2 सेल बनी, एक एपिकल यानी कि शीर्ष कोशिका, दूसरी आधारी कोशिका। इसके अंदर पहले 2 कोशिकाएं होती हैं और 2 से फिर 4। तो जब 4 कोशिका अवस्था जब बन जाती है ना, 4 कोशिका की अवस्था बन जाती है, इसको कहते हैं चतुष्टासंघ कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्टासंघ अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेट कहते हैं। क्लियर। अब इसमें यानी कि चतुष्टासंघ में क्या होगा, अब इसमें होगा आपके एक और विभाजन, जिसको कहते हैं परिणत विभाजन। अब इसमें और विभाजन होगा। इसमें आपके क्या होगा अभी, और है ना, इसमें और लगातार विभाजन होगा, और है ना, इसमें और विभाजन है, लगातार और विभाजन होने से अब देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें 1 2 3 और 4 कोशिका। तो ऐसे है, एक सेल, 2 3 और 4, जबकि 4 इसके बैक साइड में, 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों। कैसे, देखिए मान लीजिए एप्पल है, कोई भी एप्पल को अपने ऐसे कट लगाया 2 पीस, फिर ऐसे कट लगाया 4 पीस, और जब मिड में से कट और लगाते हैं तो कितने पीस बनते हैं, 8। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों, इनमें इस एक कोशिका से है ना। अब आपको देखिए समझाने के लिए मैं इसको रेड कलर से बता रहा हूं कि ये देखिए, ये जो रेड कलर वाली कोशिका थी, ये 1 से पहले 2 कोशिकाओं में बदली, 2 से 4 में, और 4 से 8 में। अब इसको कहते हैं अष्टासंघ। क्या कहते हैं इसको, अष्टासंघ। और इसी समय लगातार जो ये सस्पेंशन जो सेल है, ये लगातार समसूत्री विभाजन करती रहती है। क्या करती रहती है दोस्तों, लगातार समसूत्री विभाजन करती रहती है। और ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं दोस्तों अष्टासंघ। अब इसको क्या कहते हैं, अष्टासंघ। क्या कहते हैं दोस्तों, अष्टासंघ। यानी कि ऑक्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं ऑक्टेन। क्लियर। रिपीट कर देता हूं
कि जब ये सेल जो थी लगातार विभाजित हो जाती है ना, तो देखो उसको मैंने रेड कलर से बताया है, ये अब आपके 8 कोशिकीय अवस्था में तब्दील हो गई है ना, इसमें चेंज हो गई। अब इसको कहते हैं अष्टासंख्य यानी कि ऑक्टेन। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है कि इनके अंदर क्या होता है आपके परिणत विभाजन। अब क्या होता है परिणत विभाजन। परिणत विभाजन क्या होता है परिणत विभाजन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, परिणत विभाजन होने से इसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें ये स्पष्ट है इस तरीके से सेगमेंट्स में है ना, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाता है। क्लियर। और इसके मध्य में काफी सारी कोशिकाओं का एक जाल यानी कि नेटवर्क बन जाता है। और सस्पेंशन आपको कुछ इस तरीके से एकदम लॉन्ग इलोंगेट जो स्ट्रक्चर के रूप में डिवाइड हुआ दिख जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भ्रूण की ऐसी कंडीशन जब आ जाती है, तो पहली बात तो ऐसी अवस्था को कहते हैं आपके प्राक भ्रूण। क्या कहते हैं प्राक भ्रूण। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं प्राक भ्रूण। बोले तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं दोस्तों प्रो एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं प्रो एम्ब्रियो। क्या कहते हैं दोस्तों प्रो एम्ब्रियो। राइट। एंड देन यहां इस स्टेज के बाद में इसकी जो लास्ट इनर मोस्ट जो सेल है सस्पेंशन की, वो भी स्वेलिंग कर जाती है। क्या कर जाती है स्वेलिंग कर जाती है बेलून की तरफ, जिसको क्या कहते हैं आपके चुस्कांग या हिस्टोरिया। क्लियर। अब देखिए, अब इस स्ट्रक्चर के बाद में इसमें सडन चेंजिंग आती है। क्या आती है सडन चेंजिंग आती है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसी जब प्रक्रिया हो जाती है, गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा कि देखिए हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं कि जब ये ऐसी स्ट्रक्चर जब बन जाती है तो उसकी सभी जो कोशिकाएं हैं वो मैरिस्मेटिक हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों मैरिस्मेटिक यानी कि विभज्योतकी। इसमें देखिएगा दोस्तों कि ये देखो, ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये आपके एम्ब्रियो का पार्ट है ना, ऐसे। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं चुस्कांक। क्या कहते हैं चुस्कांक यानी कि हिस्टोरिया, है ना। तो यहां क्या कि जब सडन चेंजिंग हो जाती है तो ध्यान रखना, इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसकी जो सभी कोशिकाएं हैं वो दोस्तों विभज्योतकी हो जाती है। राइट। अब बात आती है कि सर विभज्योतकी हो गई तो हुआ क्या। तो देखिए विभज्योतकी कोशिकाओं का लक्षण है कि ये कोशिकाएं है ना, ऐसी कोशिकाएं जो लगातार कोशिका विभाजन करे, है ना, जो लगातार कोशिका विभाजन करती रहे। तो ऐसी कोशिका जो लगातार कोशिका विभाजन करती रहती है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं दोस्तों विभज्योतकी यानी कि मैरिस्मेटिक। क्या कहते हैं दोस्तों मैरिस्मेटिक कोशिकाएं कहते हैं, जो किसमें हो जाती है, जो इस भ्रूण में हो जाती है। क्लियर। जब ये कोशिकाएं मैरिस्मेटिक हो जाती है तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, इसको हृदयाकार क्या कहते हैं, एक हृदयाकार आकृति बन जाती है। हृदयाकार जो आकृति है वो बन जाती है कुछ इस तरीके से। देखिए यहां गौर कीजिएगा कि जब ये मैरिस्मेटिक हो जाती है ना, तो इसमें कुछ चेंजिंग होती है, और चेंजिंग होने से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनका जो एम्ब्रियो जो है वो कुछ हृदय के आकार का हो जाता है। ठीक है। ये तो होगी इसमें कोशिकाओं की स्ट्रक्चर, ये इसमें होगी काफी सारी कोशिकाएं,
क्लियर दोस्तों? ऐसे राइट। और जो एम्ब्रियो है, सॉरी क्या नाम है, सस्पेंशन, ये सस्पेंशन कुछ इस तरीके से आगे आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कवर कर जाता है। क्या कर जाता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से ये आपके चेंज हो जाता है। क्लियर? अब देखिए ये सभी जो कोशिकाएं हैं किसमें बदल गई? मैरिस्मेटिक में, यानी कि विभ्योतकी में, जिसमें आपके ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसमें लोब्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लोब्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए इसके अंदर इस प्रकार से ये आपके सस्पेंशन और सस्पेंशन की लास्ट वन सेल। क्लियर? तो देखिए दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ध्यान रखना ये कहां पर है? ये है फ्रेंड्स आपके माइक्रोपाइलर की तरफ। ये कहां बनी है फ्रेंड्स? ये तो बनी है आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और ये स्ट्रक्चर जो बनी है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बनी है चलाजार एंड की तरफ। गौर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोपाइलर यानी कि बीजांड द्वार की तरफ तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और जबकि चलाजार की तरफ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो देखिए हुआ क्या कि जब इस प्राग भ्रूण में सभी कोशिकाएं क्या हो गई? विभ्योतकी। देखिए क्या हुआ कि सभी जो कोशिकाएं हैं, है ना, इस समय क्या हुआ कि सभी कोशिकाएं, क्या दोस्तों? सभी, है ना, सभी सेल्स या कोशिकाएं मैरिस्मेटिक या विभ्योतकी हो जाती है। जब सभी सेल विभ्योतकी हो जाती है तो एक स्ट्रक्चर बनती है लोब की तरफ, है ना। तो अब ये जो आकृति बनी है, ये आपके हृदयाकार, किसकी तरफ? हृदयाकार आकृति बनती है, जिसमें लगातार और विकसित होने से इस तरीके से लोब्स बन जाते हैं, है ना। ये और विकसित हो जाती है, जिसका ये जो है डायग्राम, जिसको अपन कहते हैं कोटलेडॉन्स। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं अपने कोटलेडॉन, जिसमें इस तरीके से काफी सारी जो सेल्स होती है वो आपके इसमें पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत इजी डायग्राम है और बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। हमें तो बस लिंक टू लिंक याद रखना है कि हुआ क्या, है ना। तो देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसको कहते हैं आपके बीज पत्र, यानी कि कोटलेडॉन। क्या कहते हैं? बीज पत्र यानी कि कोटलेडॉन्स। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीज पत्र कितने बने? 2, इसलिए इनको द्विबीजपत्री वाले पौधे कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इसमें आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूं कि जब एक युग्मनज का विकास इस तरीके से होता है ना, इसमें गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा कि ये कौन सा पार्ट है? ये इसका माइक्रोपाइलर एंड, ये इसका चलाजार एंड, है ना, माइक्रोपाइलर एंड और ये चलाजार एंड, राइट। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से इस तरीके से विकसित होते होते क्वाड्रेट, ऑक्टेन यानी कि चतुष्क और अष्टाशंक का निर्माण होता है। देन जब यहां से जब ये लगातार पेंडुलम विभाजन होने से एक प्रो एम्ब्रियो क्या बन जाता है? प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बन जाती है, टेनिस के बल्ले की तरह, है ना, टेनिस के बल्ले की तरह। तो अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज वो बता रहा हूं कि निलंबक, ये कौन है? ब्लैक वाला निलंबक जो है ना, इसको पूरा क्या कहेंगे दोस्तों? इसको तो देखिए एक तो कंप्लीट आप ही कहेंगे निलंबक। क्या कहेंगे? निलंबक, नीलंबक यानी कि सस्पेंशन कहते हैं। तो निलंबक के पास की जो ये कोशिकाएं हैं, निलंबक के पास की ये जो कोशिकाएं हैं, ये वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। अधस्फीतिका कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? अधस्फीतिका। और ये हाइपोफाइसिस क्षेत्र ही आगे चल करके ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आगे चल करके आपके प्लूम्यूल बनाता है। क्या बनाता है? प्लूम्यूल यानी कि मूलांकुर।
तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसमें कुछ और बात करते हैं। चलो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो ये हृदय की जो आकृति है ना। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा पार्ट है ना, ये इसका माइक्रोपाइलर एंड और ये इसका चलाजा एंड, राइट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां तक का जो डायग्राम है, यहां तक का अपनी बुक में जो डायग्राम है, गौर से देखिएगा दोस्तों, ये माइक्रोपाइलर इसमें ऊपर है और चलाजा नीचे। बट यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं उसको पूरा इस तरीके से बताया गया है, जिसमें ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है और ये इसका चलाजा एंड है ना। लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता है कि अपने सिलेबस में एक आपके प्रति प्रकार का बीजांड है, जिसमें माइक्रोपाइलर नीचे की तरफ और चलाजा आपके ऊपर की तरफ पाया जाता है। क्लियर? चलो तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बात करें कि इस तरीके से इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें ये तो है आपके स्टोरिया, ये निलंबक और निलंबक के ऊपर इस तरीके से ये बन जाते हैं इसके कॉटिलेडोन्स। क्या बन जाते हैं? ये इनके बन जाते हैं कॉटिलेडोन्स। क्या बन जाते हैं? ये कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, ये बन जाते हैं कॉटिलेडोन्स, राइट। जो कहां स्टेबल है, ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके ओव्यूल के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? ये प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर, जिसके चारों ओर ये हो गए आपके इंटेगुमेंट। ऐसी जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसी स्ट्रक्चर है, राइट। तो देखिएगा कि जब एक ओव्यूल जो है, ओव्यूल का कंप्लीट जो भाग है किसमें बदल जाता है? ये बदल जाता है दोस्तों सीड में, है ना। जिसमें देखिए ये जो सेल्स है, ये इसके अंदर की जो अनगिनत जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहते हैं आपके कॉटिलेडोन्स, यानी कि द्विबीजपत्र। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं दोस्तों द्विबीजपत्र, यानी कि डाइकोटिलेडोन। क्लियर? देन इंपॉर्टेंट की बात करें कि जहां पर ये दोनों कॉटिलेडोन्स अटैच होते हैं, उस पार्ट को कहते हैं आपके प्रांकुर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रांकुर। और जहां पर ये निलंबक की जो कोशिकाएं होती है, ये इस वाले पार्ट को कहते हैं आपके मूलांकुर। क्या कहते हैं दोस्तों? मूलांकुर। तो गौर कीजिएगा कि प्रांकुर से ही आगे आपके परोह, कौन? परोह यानी कि तना, उसका विकास होता है। जबकि मूलांकुर से आगे दोस्तों मूल यानी कि जड़ का निर्माण होता है। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, जब एक एम्ब्रियो जो सैक था, एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन के बाद में इस तरीके से जब चेंजिंग हो जाती है, तो ये कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसमें इसके माइक्रोपाइलर है ना, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यानी कि बीजांड द्वार भाग की तरफ कौन होता है? वो होता है आपके सस्पेंशन, है ना। सस्पेंशन का भी स्टोरिया। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट होता है दोस्तों सस्पेंशन, यानी कि निलंबक। तो निलंबक का कार्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, निलंबक का जो कार्य है वो है कि भोजन का अवशोषण करना, है ना, अवशोषण करना। देखिए होता क्या है कि यहां आसपास में जो भी कहीं फूड रह गया हो, उस फूड को अवशोषित करने का, है ना, सक करने का जो कार्य है, चूसने का जो कार्य है, वो कौन करता है? निलंबक करता है। कौन करता है? निलंबक करता है, ताकि डेवलप हो रहे जो भ्रूण है ना, विकसित हो रहे भ्रूण को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाए, राइट। चलो देन अंदर का पार्ट हो गया आपके निलंबक, और ये जो पार्ट जो है वो है आपके
कॉटिलेडॉन्स, है ना। और इन्हीं कॉटिलेडॉन्स की संख्या के आधार पर, इन्हीं कॉटिलेडॉन्स की संख्या के आधार पर जो पौधे हैं, है ना, पौधे जो हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कैसे? एक होता है आपकी एक बीजपत्री, एक बीजपत्री पादप, यानी कि इसको कहते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट। और एक होते हैं आपके द्विबीजपत्री पादप, इसको अपन कहते हैं डाइकॉट, राइट। तो दो प्रकार के पौधे होते हैं ना, एंजियोस्पर्म पादपों में दो प्रकार के पौधे होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। किसके आधार पर? इन्हीं दो बीजपत्रों की संख्या, यानी इन्हीं बीजपत्रों की संख्या के आधार पर। अगर बीजपत्र दो है तो द्विबीजपत्री, और अगर एक बने तो उसको एक बीजपत्री पादप कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं एक दो, जैसे आपके एक बीजपत्री में उदाहरण की अगर बात करें तो होता है आपके गेहूं, राइट, चावल वगैरह। और इसमें बात करें तो मूंगफली, मटर आदि जो पौधे हैं वो इनमें आते हैं। क्लियर? चलो, तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से एक जो जायगोट है वो आपके आगे किस प्रकार से भ्रूण में, है ना, किस प्रकार से भ्रूण में बदल जाता है। तो उसकी कंप्लीट जो मैकेनिज्म है वो हमने अच्छे से देखी है। क्लियर? तो देखिए, अपने एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो इस तरीके से पुट करके बताया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डायग्राम इजी लगे तो आप इसको भी लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके के जो डायग्राम है वो आप लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फायदा क्या है कि इस डायग्राम में आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, है ना, आपको कोई शब्द रटना नहीं पड़ेगा, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में कहा था कि बायोलॉजी को अपने रटना नहीं है, समझना है ना। तो उसी धारणा को मैं मेंटेन करके रख रहा हूं और आपको ये बता रहा हूं कि अगर अपन डायग्राम को सिस्टमैटिकली देख लेते हैं तो इससे हम आराम से एक से डेढ़ पेज आराम से इसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज हमें रट्टा मारना पड़ेगा, है ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से अपन बात करें अगेन कि जायगोट जो है वो डेवलप होकर के आपके एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में बदल जाता है। तो जायगोट से भ्रूण बनने की इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस। जिसमें हमने देखा कि इस तरीके से आपके एक जो बीजांड जो है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। क्लियर? चलो, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है भ्रूणोद्भवन यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो मैं आपको इस टॉपिक से केवल एक ही क्वेश्चन दूंगा और वो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्त, सभी फ्रेंड्स अच्छे से इसको करेंगे। और वो ये है कि आपको इस टॉपिक का, है ना, इस टॉपिक का जो ये टॉपिक अपन जो बात कर रहे हैं इसका डायग्राम बना करिए, है ना, एकदम अच्छे से सिस्टमैटिकली लेवल डायग्राम बना करके आपको उसकी पिक शेयर करनी है। क्लियर? पिक को अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना है। अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, अगर आपको लगे कि सर ये इजी है हम इसको कर सकते हैं, नो डाउट आराम से करें। अदरवाइज जो हमने पूरा सिस्टमैटिकली पूरा एक एक स्टेप देखा है उसको आपको डायग्राम बना करके ड्रॉ करना है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक है, वीडियो है, आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।